हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज अयोध्या के जिला हॉस्पिटल में रक्तदान किया गया। इस अवसर पर आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, अयोध्या सांसद मां शून्य लल्लू सिंह जी, अयोध्या विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, महानगर अध्यक्ष भाजपा श्री अभिषेक मिश्रा जी, रवि शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा समेत भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें प्राशु अग्रवाल, पीयूष मौर्य, लकी व आदि ने रक्तदान किया। अयोध्या में चल रहे विद्युत समाधान सप्ताह में आने वाली शिकायतों पर समाधान दिवस में शामिल होने अयोध्या पहुंचे पावर कॉरपोरेशन विजिलेंस के डीजी एसएन सावंत ने नया घाट क्षेत्र स्थित राम की पैड़ी उप स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उप केंद्र पर शिकायतों के बनाए गए रजिस्टर ही नहीं बल्कि दर्ज रिपोर्ट के आधार पर शिकायतकर्ताओं से भी बात कर बारीकियों को परखा, जहां पर कार्यों से संतुष्ट दिखे। लेकिन इस दौरान जानकारी दी कि 1 वर्ष में अयोध्या जनपद में 1700 लोग पकड़े जाने के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और आगे भी इसी प्रकार से कार्रवाई चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन विजिलेंस के डीजी एसएन सावंत ने कहा कि समाधान सप्ताह के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। रजिस्टर को देखा गया और कुछ दर्ज शिकायतकर्ताओं से भी बात की गई। समस्या का समाधान से संतुष्ट हुए हैं, जिसमें काफ़ी संतोषजनक उनका जवाब रहा है। अयोध्या में एक कार्य अच्छा चल रहा है। शिविर के माध्यम से उन लोगों को जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जैसे बिजली का बिल और मीटर व अन्य समस्याओं से संबंधित निराकरण करने के लिए समाधान सप्ताह का आयोजन किया गया। वहीं विद्युत चोरी को कम करने के लिए पावर कॉरपोरेशन द्वारा विद्युत विभाग और विजिलेंस टीम के संयुक्त अभियान से प्रयास किया जा रहा है कि अयोध्या में चल रहे अंडरग्राउंड केबल डाले जाने का कार्य चल रहा है, क्योंकि जब ओपन तार होता है तो वह कहीं ना कहीं से कटिया कर चोरी करना आसान हो जाता है। अंडरग्राउंड केबल होने से बिजली चोरी की घटना में लगाम लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर व अन्य संबंधित योजनाएं बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। बिजली चोरी का कार्य भी कम होगा और इसके लिए जन सहयोग से भी सूचना एकत्रित कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कार्रवाई भी की जा रही है और 1 वर्ष में अभी तक 1700 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे इस समय हमारे विद्युत समाधान सप्ताह उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के तरफ से चल रहा है। इस समय हम लोग अयोध्या के नया घाट पावर स्टेशन में मौजूद है। मेरे साथ यहाँ के विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर साहब, अधीक्षण अभियंता और अन्य हमारे पुलिस के हमारे एडिशनल एसपी साहब तथा अन्य अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे जो समाधान सप्ताह चल रहा है इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। यहाँ के रजिस्टर्स किया, कुछ लोगों से फ़ोन से बात किया कि उनका जो समस्या उन्होंने नोट कराया था क्या ये समाधान हो गया है नहीं, तो ये काफ़ी संतोषजनक उनका जवाब था और यहाँ पे कार्य अच्छा चल रहा है। और ये जो 1 सप्ताह का शिविर को सफल करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, बिल से संबंधित, मीटर से संबंधित, तार से संबंधित, या कहीं पे एनर्जाइज हो जाता है लाइन, कहीं पे शॉक लग रहा है, तो इस प्रकार जो समस्याएं होती है उसको त्वरित निराकरण करने के लिए ये समाधान जो शिविर ये बनाया गया है। रही बात आपने जो बताया चोरी के बारे में, चोरी को कम करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के जो टीमें और जो हमारे विजिलेंस टीम्स और उसके साथ जो संयुक्त रूप से भी इसको कार्रवाई किया जा रहा है। कुछ तो देखिए उसमें जो परिवर्तन यहाँ पे इस समय चल रहा है, ये अभी चीफ इंजीनियर साहब से बात हो रही थी कि यहाँ पे अंडरग्राउंड केबलिंग हो रहा है, क्योंकि जब ओपन तार रहता है वहाँ से चोरी होना आसान हो जाता है कटिया डालकर, लेकिन अंडरग्राउंड केबलिंग होने से ये प्रकार चोरी अपने आप कम हो जाता है। उसके साथ साथ कई विभाग द्वारा बहुत नए इनिशिएटिव्स है, स्मार्ट मीटर लगाने के बारे में है, फ्यूचर में प्रीपेड मीटर लगेगा और कई सारा जो व्यवस्था हो रहा है उससे चोरी भी कम होगी। उसके साथ साथ जन सहयोग से हम लोग जो आसूचना संग्रह करते हैं, जिस एरिया में जिनके द्वारा ये किया जाता है उनके खिलाफ एफआईआर होता है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल इस जनपद अयोध्या में जो एंटी पावर थेफ्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे 1700 से अधिक एफआईआर अभी तक इस वर्ष कायम हो चुके हैं
और जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उनको फिर भी मौका दिया जाता है कि अगर वो शमन शुल्क और राजस्व सरकार में जमा कर दें तो उन पर FIR लग जाता है और केस भी ख़त्म हो जाता है, अन्यथा उनके खिलाफ चार्जशीट होगी और कोर्ट में उनको इसको झेलना पड़ेगा। सर, आप पूरे प्रदेश का दौरा, देखिए, मैं जैसे पहले ही बताया, इस जो शिविर या इस प्रकार ये का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पर सभी विभिन्न स्तर के अधिकारी उनको रेडीली मौजूद मिलते हैं। यहाँ JE भी मिलते हैं, AE भी मिलते हैं, कहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिलते हैं किसी न किसी जगह पे। तो जिस स्तर की कार्रवाई होती है, यहाँ पे कुछ चीज़ करने के लिए किसी को अधिकार दिया गया है, कुछ चीज़ करने के लिए किसी के पास अधिकार नहीं है, तो कैंप लगने पर सभी लोग उपस्थित रहते हैं तो तत्काल उसका समाधान हो जाता है। उसी में उनका नोट बनता है, उसी में जो JE स्तर में AE स्तर में कार्रवाई हो जाती है, उसी में जो परमिशन अगर अप्रूवल वगैरह कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्तर में होता है वो भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा त्वरित गति में उसका निस्तारण हो जाता है। जो प्रदेश में मैं कई जगह हाल में भ्रमण किया था, मैं केस्को क्षेत्र में कानपुर में गया था, लखनऊ के लेसा क्षेत्र में भ्रमण किया था, अन्य कुछ जनपद में भी देखा, वहाँ पे भी लोग कार्रवाई काफ़ी विद्युत विभाग के जो हमारे सहयोगी अधिकारीगण और कर्मचारीगण वो सभी लगे हुए हैं। टर्नआउट भी अच्छा है। बहुत जगह पे लोगों ने कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टर्नआउट इसीलिए नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग उनका सुनवाई करते हैं और ये करते हैं। उद्देश्य तो यही है कि जनता की तत्काल सुनवाई हो और त्वरित गति में उनका, क्योंकि विद्युत ऐसी चीज़ है जिसकी अर्जेंसी को कोई मना नहीं कर सकता। बहुत ही अर्जेंट चीज़ होता है, हर चीज़ में इमरजेंसी के लिए आवश्यकता होता है, तो क्योंकि विद्युत के बिना किसी का भी जीना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ था, देश की परिस्थिति, देश की स्थिति दयनीय थी। देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद जिस देश की दिशा को राष्ट्र को आगे बढ़ना चाहिए था, उस दिशा में देश आगे बढ़ा ही नहीं। देश का सौभाग्य रहा कि सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई और 1950 में गुजरात की धरती पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए संघर्ष किया और जीवन का संघर्ष करते हुए 7 रेस कोर्स का सफ़र तय किया। मोदी का जीवन लोगों के लिए है। जो सपना विवेकानंद ने देखा था और जो सपना हिंदुस्तान के नौजवानों ने देखा था, जो ऋषि मुनियों ने सोचा था, उस सपने को अगर कोई साकार कर रहा है तो वह नरेंद्र मोदी। अवध विश्वविद्यालय में आयोजित युवा धर्म संसद पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम देश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है और देश की आवश्यकता भी एक युवा देश का नेतृत्व करने में सक्षम है। इसलिए देश के अंदर आज युवाओं की ताकत के कारण आज मेरा देश महान है और युवा ताकत के कारण दुनिया के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में युवा नेतृत्व कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र था और प्रधानमंत्री भी नरेंद्र हैं। आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर युवा धर्म संसद का आयोजन किया गया। जो सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था कि मेरी माँ ऊंचे स्थान पर बैठे, आज वह सपना नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, देश की परिस्थितियां ऐसी थी, देश की स्थिति जैसी थी, देश को आज़ादी मिला था, लेकिन देश की आज़ादी के बाद जिस दिशा में राष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए था, जिस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो देश को आगे लेकर चलने में असमर्थ लोग दिखते थे। देश का सौभाग्य रहा कि सरदार पटेल भी उस समय गृह मंत्री के रूप में राष्ट्र की एकता अखंडता को कायम रखा और 1950 में उनकी मृत्यु हुई और 1950 में आदरणीय नरेंद्र मोदी का इस धरती पर, गुजरात की धरती पर जन्म हुआ। और मित्रों, जब देश के एक ट्रेन स्टेशन पर चाय बेचते हुए जो जीवन का उनका संघर्ष था और उनके जीवन को संघर्ष करते हुए 7 रेस कोर्स का सफर उनका, जब एक पत्रकार ने पूछा
कि यह कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं है। वह संघर्ष का समय था, वह जीवन मेरे लिए था, लेकिन अब मेरा जीवन दूसरों के लिए है। और मित्रों, जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था और जो सपना हिंदुस्तान के नौजवानों ने देखा था, सोचा था, हमारे ऋषि मुनियों ने, वह सपनों को साकार करने का यदि कोई देश पर में काम कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहा है। धर्म संसद का आयोजन था। वास्तव में युवाओं के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम ये महत्वपूर्ण भी है, देश की आवश्यकता भी है। एक युवा देश का नेतृत्व करने में सक्षम है, इसीलिए देश के अंदर आज युवाओं की ताकत के कारण, आज मेरा देश युवा है और युवा ताकत के कारण ही आज दुनिया के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसी क्षेत्र में, डिजिटल हो, किसी क्षेत्र में आज यहाँ के युवा नेतृत्व पूरी दुनिया के अंदर कर रहा है। कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता पड़ती है। जो संसद, युवा संसद यहाँ आयोजन किया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतन चलेगा, बड़े बड़े विद्वान भी आ रहे हैं इस पर और इसका एक लाभ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं और स्वामी विवेकानंद जी का भी नरेंद्र और ये भी नरेंद्र, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर युवा संसद का आयोजन किया गया है। जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था कि मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठे, पूरी दुनिया को दिशा दे, आज वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है और उस भूमिका में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और करोड़ों युवक इस देश को लेकर आगे बढ़ेंगे। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर कोई प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए कामना कर रहा है और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। तो वहीं आधुनिक युग की तरह केक भी काटकर बधाई दी जा रही है। रामनगरी के प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी पर भी उनकी दीर्घायु की कामना के लिए 1.25 लाख आहुतियाँ डाली गईं। इस दौरान पुजारी राजूदास सहित दर्जनों नागा साधु मौजूद रहे। भगवान श्री राम की नगरी के हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास ने आज सुबह से ही हनुमानगढ़ी पर धार्मिक अनुष्ठान किए, जिसमें सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और प्रधानमंत्री की दीर्घायु और सफलता के लिए हनुमानगढ़ी की यज्ञशाला हनुमंत यज्ञशाला में 1.25 लाख आहुतियाँ डाली गईं। 5 वैदिक ब्राह्मणों की मौजूदगी में यज्ञ को संपन्न कराया गया। इसके बाद हनुमान जी महाराज को विशेष भोग लगा। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास ने कहा कि आज हनुमानगढ़ी पर हनुमंत यज्ञशाला में संतों के समक्ष प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान जी महाराज से प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना करते हुए आशीर्वाद मांगा है कि नरेंद्र मोदी शतायु हो, दीर्घायु हो, सनातन धर्म और अखंड भारत की मनोकामना पूर्ण होती रहे, पूरे विश्व पर हिंदुस्तान की छाप रहे। जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखना और सर्वे संतु निरामया की परिकल्पना को साकार किया है। हनुमान जी से आशीर्वाद मांगा है कि जिस भाव से, जिस देशभक्ति से नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से देश के लिए काम करते रहें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमत यज्ञशाला में आज स्वस्ति वाचन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्री हनुमान चालीसा के साथ आज मोदी जी के दीर्घायु के लिए हम लोगों ने वैदिक ब्राह्मणों के साथ हनुमान जी महाराज की यज्ञ कुंड में यज्ञशाला में हवन करके और प्रार्थना किया हनुमान जी महाराज से कि हे हनुमान जी महाराज, मोदी जी दीर्घायु हों, शतायु हों, जिसके कारण हिंदुस्तान का, भारत का पूरे देश और दुनिया में अधिपत्य पुनः, जो भारत विश्व गुरु हुआ करता था, जो भारत सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता था, भारत जो विश्व बंधुत्व के साथ काम करता है, जो भारत सदैव पूरे विश्व पे उसका आधिपत्य था, वैसे पुनः स्थापित हो,
इसके लिए आज हनुमान जी महाराज के सामने हनुमत यज्ञशाला में हवन करके दीर्घायु का कामना किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व भावी मेयर पद प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने डूब क्षेत्र माझा, जमथरा, गौरापट्टी व तारापुर रजौली में खुले मांग पत्र के जरिए जनसंपर्क अभियान शुरू किया। वहीं जनता के बीच जाकर जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया। इस दौरान शरद पाठक बाबा ने बताया कि मंडलायुक्त को दिया गया खुला मांग पत्र के जरिए उनको पर्चा दिया गया है। करीब 250 से 3000 घर बन चुके हैं जिनको डूब क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपने को कुछ अधिकारी चकनाचूर कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जनता के बीच जाकर खुला मांग पत्र दिया गया और जनता को पत्रक बांटकर उनको सचेत किया गया है कि आप लोग संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। वहीं कहा कि क्योंकि बाढ़ खंड के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि ये डूब क्षेत्र में नहीं आता है। इस जनसंपर्क अभियान में यश पाठक, संतोष दुबे, पिंटू पंडित, अनिल पांडे, सुनील पांडे आदि लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर तारापुर, रजौली, माझा, जमथरा और गौरापट्टी के नागरिकों के साथ में हम जनसंपर्क कर रहे हैं और उनको इस बात का खुला मांग पत्र का जो हमने मंडलायुक्त महोदय को दिया है उसका एक पर्चा दे रहे हैं कि आप लोग पढ़िए। ये जो है यहाँ पे लगभग 2,500 से 3,000 घर बन चुके हैं जिनको डूब क्षेत्र से बाहर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के सपनों को कुछ अधिकारी जो है चकनाचूर कर रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में आज उनके जन्मदिन के दिन हमारे द्वारा खुला मांग पत्र जो है जनता के बीच में लाया जा रहा है और जनता को पत्रक बांट करके सचेत किया जा रहा है कि आप लोग संघर्ष के लिए तैयार रहें, क्योंकि बाढ़ खंड के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये क्षेत्र जो है डूब क्षेत्र में नहीं आता है। अयोध्या के कमिश्नर नवदीप रेणवा सुबह औचक के निरीक्षण के दौरान श्री राम अस्पताल पहुंच गए, जहां पर फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं को देखते ही कमिश्नर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तत्काल श्री राम अस्पताल के सीएमएस को फोन मिलाया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ रहा, जिसके बाद कमिश्नर नाराजगी जताते हुए अस्पताल का निरीक्षण किए। श्री राम अस्पताल के गेट के बाहर इस्तेमाल की गई सिरिंज और मेडिकल के सामान कुछ खुले हुए कूड़े में पड़े हुए थे, जिसको लेकर के उन्होंने तत्काल संबंधित लोगों को फटकार लगाई। साथ ही नगर निगम को निर्देशित किया कि वह श्री राम हॉस्पिटल को नोटिस भेजें। इसके अलावा खुद शासन को श्री राम अस्पताल की अनियमितता की रिपोर्ट भेजने की बात कही है। आनन फानन में सूचना के बाद सीएमएस मौके पर पहुंचे तो कमिश्नर ने उनको व्यवस्थाएं दुरुस्त करते हुए कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने की चेतावनी दी। वहीं कमिश्नर नवदीप रेणवा ने कहा कि श्री राम अस्पताल का निरीक्षण किया गया, अस्पताल में तमाम कमियां पाई गई हैं, जिसके बारे में यहां के सीएमएस को बताया गया है। सीएमएस को निर्देशित किया गया है कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद और दुरुस्त कराएं। श्री राम अस्पताल का जनरेटर खराब है, उसे ठीक कराया जाए। इसके अलावा कर्मचारी ड्यूटी पर मुस्तैद रहें। मंडलायुक्त ने बताया कि भर्ती मरीजों से बात किया गया। उन्होंने बताया है कि अस्पताल से भोजन मिल रहा है। भोजन की गुणवत्ता को लेकर मरीजों ने संतोषजनक उत्तर दिया। मरीजों ने किसी भी तरीके की शिकायत दर्ज नहीं कराई। इसके अलावा जो कमियां हमें अस्पताल में नजर आई उसको लेकर हमने अधिकारियों को बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में श्री राम अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी अच्छा किया जाएगा। दरअसल दीप उत्सव सर पर है। अयोध्या में विकास कार्यों की भी तेजी के साथ चल रहा है। मुख्यमंत्री की कल्पना वाली अयोध्या अभी भी अफसरों की लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि अयोध्या का वह रूप लोगों के सामने आए जो एक आदर्श हो, त्रेता की अयोध्या, राम राज्य की अयोध्या हो। अयोध्या को दीप उत्सव तक स्वच्छ, सुंदर और आदर्श नगरी के रूप में मुख्यमंत्री के सामने रखने का प्रयास अयोध्या मंडल के कमिश्नर कर रहे हैं। आज निरीक्षण तो हम शहर का रैंडम निरीक्षण करते हैं, उसमें यहाँ ये जो रामकोट वार्ड है इसका कर रहे थे। उसी दौरान श्री राम चिकित्सालय भी देखा है क्योंकि ये उसी वार्ड में स्थित है और जो भी यहाँ की कमियाँ पाई गई हैं यहाँ के सीएमएस उनको बता दिया गया
कि यहाँ की व्यवस्थाएं और चाक चौबंद कराएं, सफाई अच्छी कराएं, जनरेटर ख़राब है उसको ठीक कराएं और हमारे कर्मचारी ड्यूटी पे मुस्तैद रहें, जो वाइटल्स वगैरह नोट करने हैं मरीजों का करें। मरीजों से बात की गई जो भर्ती थे, उन्होंने बताया कि उनको भोजन मिल रहा है, गुणवत्ता के बारे में भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया था। उनसे पूछा गया कि दवाएं क्या बाहर से तो नहीं खरीदनी पड़ रही, तो उन्होंने कहा नहीं, बाहर से नहीं खरीदनी पड़ रही और किसी प्रकार की मरीजों ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं लगाई थी। बट उसके बावजूद कुछ कमियां जो हमने नोटिस की वो हमने अधिकारियों को बताया है, स्वास्थ्य विभाग के CMS को बताया है और इसको और अच्छा व्यवस्थाएं इस श्री राम हॉस्पिटल की हम आने वाले समय में करेंगे। बाकी तो यहाँ की सफाई व्यवस्था का मेन हमने निरीक्षण किया था। यहाँ जो हमारे सफाई कर्मी सब लग रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। थोड़ा जनता से भी मैंने कहा है उनको कि आपस में संवाद करें कि लोग भी कूड़ा सड़क पे ना फेंकें, कूड़ेदान में फेंकें, जिससे स्वच्छ रहे अयोध्या हमारी। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आज जगह जगह कार्यालय, दुकानों और कारखानों में विश्वकर्मा पूजा की गई। आपको बताते चलें कि भारत में प्रत्येक दिन लोगों के लिए त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के कोने कोने में किसी न किसी रूप में त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार अपने त्योहारों को मनाते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है और उन्हें देवता समान माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। तकनीकी जगत के भगवान विश्वकर्मा जी का त्यौहार प्रतिवर्ष कन्या मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जो कि अमूमन 16 या 17 सितंबर को ही पड़ती है। इस साल भी भगवान विश्वकर्मा का त्यौहार 17 सितंबर को मनाया गया। आम बोलचाल की भाषा में इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म भादो माह में हुआ था। उनके जन्म दिवस को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इनको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला वास्तु और इंजीनियरिंग की उपाधि दी गई है। आज विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर जनपद में जगह जगह बड़ी संख्या में विश्वकर्मा पूजा की गई। इसी कड़ी में चौक, बिजली घर और अंजनीपुरम कॉलोनी में भी विश्वकर्मा पूजा की गई। पूजा है, क्या कार्यक्रम है? विश्वकर्मा पूजा में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है और विश्वकर्मा पूजा में पूजा हवन और विश्वकर्मा जी की पूजा होती है और इस दिन हम लोग सब कल्याणकारी, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, इसलिए हम लोग भगवान विश्वकर्मा जी से पूजा करते हैं कि सबका ध्यान रखते हैं। और विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी हैं। सारी सृष्टि के जो भी संयंत्र है, सब कुछ है, वो सब विश्वकर्मा भगवान जी द्वारा रचित किया गया है और विश्वकर्मा भगवान जी से हम लोग पूजा करते हैं कि वो कल्याण सबका कल्याण करे और सब ठीक ठाक रहे। और ख़ास करके हम लोग तो अपने लिए कि विद्युत व्यवस्था ठीक ठाक चले और सबको हम लोग सप्लाई ठीक ठाक दे सकें, किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, सब कुछ सही सलामत बना रहे। हम लोग इसलिए विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा ठीक ठाक रूप से मनाते हैं और ये महापर्व हमेशा 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। भगवान ब्रह्मा के अंशा अवतार भगवान विश्वकर्मा की जन्म जयंती है, इसलिए भगवान विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा के अंशा अवतार होने के निमित्त इनको जिस प्रकार से भारतवर्ष में जितने भी सनातन धर्म के अनुसार अन्य कई प्रकार की जातियां विभाजन भगवान मनु के द्वारा अनेकों प्रकार की जातियां विभाजन की गई थी, उसी प्रकार से देवताओं में अनेकों प्रकार के जो कार्य थे सनातन धर्म के, उनको अनेकों प्रकार के 33 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में है, तो उन 33 करोड़ देवी देवताओं के अनेकों प्रकार के कार्य थे। उसी में एक विश्वकर्मा भगवान विश्वकर्मा 33 करोड़ देवी देवताओं में भगवान विश्वकर्मा को प्रथम स्थान दिया जाता है। भगवान विश्वकर्मा जो है विविध लोक सतयुग में
स्वर्गलोक का निर्माण किया भगवान विश्वकर्मा ने, त्रेता युग में लंका का निर्माण किया, द्वापर में द्वारिका का निर्माण किया, भगवान सुदामा की नगरी का भी निर्माण किया, कलयुग में हस्तिनापुर का निर्माण किया। इसी प्रकार से अनेकों प्रकार की कहानियां भगवान विश्वकर्मा के बारे में प्रचलित हैं। और भगवान विश्वकर्मा जितने भी प्रकार के मनुष्य जीव जंतु हैं उन सब के प्रतिष्ठित देवता हैं। इसलिए भगवान विश्वकर्मा को अधिष्ठित एवं प्रतिष्ठित विभिन्न प्रकार से लोग विश्वकर्मा भगवान का पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं। आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की आज के दिन जन्म जयंती है, इसलिए भगवान विश्वकर्मा का आज के दिन विशेष पूजन और अर्चन किया जाता है। किस चीज से पूजा होती है? नैवेद्य से, फल से, पंचामृत से, पान से, लौंग, इलायची, अनेकों प्रकार के द्रव्य एवं अनेकों प्रकार के पंचगव्य, कई प्रकार की समिधाएं होती हैं, हवन की जाती है, जिनसे वातावरण में शुद्धि हो। क्या नाम है आपका? मानथी मानसुदास। तहसील समाधान दिवस पर बीकापुर के एसडीएम के खिलाफ शिकायत करके पीड़ित ने सनसनी फैला दी। जैसे ही पीड़ित ने एसडीएम बीकापुर के विरुद्ध शिकायत की, वैसे ही तमाम समाचार ग्रुप में ब्रेकिंग खबरें प्रकाशित होने लगी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला अयोध्या जनपद के थाना इनायत नगर ग्राम ढेमा वैश्य का है। शिकायतकर्ता सोनू का कहना है कि उसके पिता को सरकार द्वारा पट्टा दिया गया था और अब पट्टे की समय सीमा पूरी हो चुकी है और उसको पट्टा मिले 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक तहसील प्रशासन द्वारा लाभार्थी को मिले पट्टा समकरण भूमि दर्ज में नहीं कराई गई, जिसके चलते शिकायतकर्ता विगत कई महीनों से तहसील प्रशासन के आला अधिकारियों के दरवाजे की चौखट पर चक्कर लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ तहसील प्रशासन के अधिकारी हाथ पर हाथ रख के कुंभकर्ण की नींद सोने में मस्त हैं। आपको यह भी बता दें कि हल्का लेखपाल कानून को और तहसीलदार महोदय के द्वारा शिकायतकर्ता के रिपोर्ट भी प्रेषित की जा चुकी है, लेकिन अभी तक एसडीएम साहब अपनी नींद से नहीं जागे। पीड़ित ने अपने इस व्यक्तिगत मामले को लेकर एसडीएम बीकापुर से फेस टू फेस बात की और अपनी समस्या से अवगत कराया। फिर भी एसडीएम साहब ने पीड़ित के मामले को संज्ञान में नहीं लिया, जिससे पीड़ित ने परेशान और निराश होकर एसडीएम बीकापुर के विरुद्ध शिकायत करके जिले के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर आला उच्च अधिकारी एसडीएम बीकापुर के विरुद्ध कोई एक्शन लेते हैं कि नहीं। क्या मामला है? हमारे पिता जी के नाम तो आज से 25 साल पहले पट्टा मिला था, जिससे हम जो है संक्रमणीय असंक्रमण के लिए हम तहसील गए थे, जो तहसीलदार साहब और कानूनगो साहब ने दस्तखत कर दिया है। एसडीएम साहब दस्तखत कर नहीं कर रहे हैं। आज 3 महीने हो गया मुझे तहसील में चक्कर काटते हुए। ढेमा वैश्य मेरा घर है। संतराम हमारे पिताजी के नाम से पट्टा था, संतराम सनाफराम मिलन। शिकायत आपने? हम एसडीएम साहब के खिलाफ शिकायत किए हैं। जनपद अयोध्या में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की दबंगई सामने आई है। जिला अध्यक्ष और उनके भाई पर मोटरसाइकिल रोककर मारपीट करने और जबरन गाड़ी में बैठाने का आरोप लगा है। वहीं राजनीतिक पकड़ के चलते पुलिस पीड़ितों की एफआईआर तक लिखने से कतरा रही है। मामला जनपद के थाना पूरा कलंदर के दौलतपुर उनवा कुआं का है, जहां पीड़ित दीपक यादव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बीच जमीनी विवाद चल रहा है। दीपक यादव का आरोप है कि उसकी जमीन कब्जा करने के लिए जिला अध्यक्ष ने अपने भाई सहित आधा दर्जन लोगों के साथ उसकी मोटरसाइकिल रोककर पहले बंदूक की बट से सिर पर मारकर घायल कर दिया, फिर जान से मारने की नीयत से जबरन गाड़ी में लादने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच बचाव से उनका मंसूबा कामयाब न हो सका। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस एफआईआर तक दर्ज करने से कतरा रही है। हम जहीरगंज बाजार गए थे सब्जी लाने के लिए घर से। क्या कहे, जहीरगंज बाजार से सब्जी लेकर मैं लौट रहा था 6:30 पौने 7 बजे। तो ये सब लोग अपनी गाड़ी से 4 चक्के से वो पीछे गाड़ी लगा दी है मेरे
और भाईपुर पेट्रोल टंकी के पास आए, 5 लोग थे, हमको मारने लगे। रुकवा करके गाड़ी मेरी साइड में लगवा दिया, हमको मारने लगे। पहले पिस्टल लगाए, फायर किया। जो राही आ रहा था वो भाग गया, रोड जाम हो गई। जो 2-4 लोग मतलब कहने लगे कि छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, कहीं तुमसे क्या मतलब, क्यों मार रहे हो उसको। तो उन्होंने सब रोड पूरा जाम करवा दिया और हमें बहुत मारे। इस बट से इस पर मारे और सामने सिर पे मारे और हाकी से डंडे से 6 लोग थे, मार रहे हैं, बराबर मार रहे हैं। हमने कहा छोड़ दो, गुहार लगाए, हमको थार में लाद रहे थे, लेकिन उसके बाद में फिर नीचे उतार करके बहुत मारे। मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, मेरा सिर भी फट गया, मेरे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया। फिर मैं वो लाया, वो नहीं लाया, हमको पता नहीं है। ये सब हमारे ही गांव के, हमारे विपक्षी, हमारे गांव के ही अखिलेश यादव, दिनेश यादव और पिस्टल उसके पास सरकारी पिस्टल है और पिस्टल मेरे लगाया, कहे तुमको अभी गोली मार देते, ऊपर फायर किया। पुलिस ये कह रही है कि अपना बयान बदल दो, हम तुम्हारा मुकदमा तभी लिख पाएंगे। पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है और हम यहाँ पूरा, हमारा हाथ फ्रैक्चर, हमारा पैर फ्रैक्चर, सब कुछ फ्रैक्चर। पुलिस आकर के जाती है, अब मतलब 2-4 घंटे में आती है, उसके बाद इधर उधर करके चली जाती। कहते तू एप्लीकेशन बदल दो, मैं कर दूंगा। ये हमारे विपक्षी है, ज़मीन का मामला चल रहा था, 2-4-10 दिन पहले झगड़ा हुआ था। पुलिस तब भी मेरा मुकदमा नहीं लिखा। 10 दिन पहले मतलब 10 दिन पहले हुआ था मुकदमा, तब भी नहीं लिखा। हमसे कहे जाओ तुम अपना 156(3) करो, नहीं लिखी। वो सब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी अखिलेश है और दबंग व्यक्ति है, ऐसा सब करवा रहा है और कहता साला कि हमको वोट नहीं दिए हो और तुम्हारी ज़मीन भी कब्जा कर लेंगे, तुमको मारेंगे भी। हम सब लोग बीजेपी में वोट किए हैं। सर मैं हवलदार क्लर्क इंडियन आर्मी से 24 सिख बटालियन से इस समय मैं चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ। पहले भी हमारे घर पे लड़ाई हुई थी, उसके तहत छोटे भाई घर पे रहता है, वो FIR की कॉपी थाने में दिया, मगर थाने वाले जो SHO साहब राकेश सिंह और ये जो SI हैं विकास, इन्होंने FIR पहले दर्ज करने से मना कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को एक लेटर लिखा, फिर उसमें अनुमति मिली। फिर वहाँ से कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SDM, DSP, SHO सभी को वहाँ से लेटर भेजा गया है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर मैं तो उसी की प्रक्रिया में छुट्टी आया, उसके बाद पर्सनली जाके मिला, तो उसके बाद एप्लीकेशन भी दिया DM साहब को और ये SSP साहब को। फिर उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। उसके बाद 14 तारीख शाम को इन्होंने हमारे बड़े भाई को अकेले पुरानी साजिश लेके रात में हथियार, हाकी, लोहे की रॉड 7-8 लोग मिलके मारे। उसके बाद फिर मैं एप्लीकेशन उनको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया हूँ। उसके बाद फिर मैं गया फर्स्ट रिपोर्ट थाने दर्ज कराने के लिए। वहाँ पे हमें थोड़ा डरवाया धमकाया गया कि ये ऐसा FIR चेंज करने के लिए बोला गया, बट मैंने नहीं किया। फिर मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को भी बताया, उन्होंने बोला कि मीडिया को बुलाइए, आप मीडिया को बुला के अपना आप स्टेटमेंट दीजिए। फिर उसके बाद अब देखिए आगे क्या होता है सर। अभी मैं SSP साहब के पास फिर दोबारा जा रहा हूँ सर, और IG साहब के पास। ये मैं सोचता हूँ कि ये मुख्यमंत्री तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो नया सही डिसीजन हो वो दिया जाए सर। जी सर, नाम दिलीप यादव है हमारा सर। अयोध्या आज मजलूम इमाम हुसैन शोहदा-ए करबला का चहलुम मनाया गया, जिसमें अंजुमन सज्जादिया जलालपुर, अंजुमन हैदरिया खुर्द महल फैजाबाद, अंजुमन आबिदिया इमामबाड़ा फैजाबाद ने शिरकत कर नौहा ख्वानी व सीना जनी की। यह चहलुम का जुलूस अयोध्या के सैयद वाडे के इमामबाड़े से निकाला गया, जो अपने तयशुदा मार्गों से होता हुआ गोलाघाट दरिया के किनारे जाकर खत्म हुआ। हम आपको बताते चले कि शांति और प्रेम की नगरी और राम की नगरी अयोध्या हमेशा एकता भाईचारे का संदेश देती है।
इस धरती पर हिंसा की कोई जगह नहीं है। यहाँ के लोग बड़े ही निर्मल और कोमल मन के होते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब की बरसों से परंपरा चली आ रही है। आज भी अयोध्या के लोग इस परंपरा को बहुत ही संजोकर रखे हैं। यही प्रेम, मोहब्बत और भाईचारा आज जुलूस में देखने को मिला। बहुत ही शांति से यह जुलूस करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद किया गया था। आज उन्हीं का चेहल्लुम मनाया गया, जिसमें हर मजहब और मिल्लत के लोग शामिल हुए। हम आपको बताते चले कि इस जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा के बहुत ही बेहतर इंतजाम किए गए थे। साफ सफाई के बेहतर इंतजाम थे। यह जुलूस लोकल कमेटी तरक्की-ए-अजा के बैनर तले उठाया जाता है। कमेटी तरक्की-ए-अजा के सेक्रेटरी सैफ अब्बास ने शासन और प्रशासन की प्रशंसा करते हुए उनको धन्यवाद दिया। काशिफ अयोध्यवी ने सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही आराम से रहते हैं और हम लोग के जो भी त्योहार हो, कार्यक्रम हो, बहुत ही शांति के साथ होता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई भी तनाव नहीं है। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। अभी तो बाबा थे, मुझको अपने सीने पे लिटाए थे, प्यार करके मुझको मुस्कुराए थे, और मुझे मख्तल में बेसर लाशों का पुरसा देने आए हैं, मख्तल में बेसर लाशों का पुरसा देने आए हैं, उन भूखे प्यासे बच्चों का पुरसा देने आए हैं, उन भूखे प्यासे बच्चों का पुरसा देने मजबूर भी थी उन माँ-बहनों की चाहता। धर्म नगरी अयोध्या में इमाम हुसैन के चेले में किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है और कल रात से ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एसओ साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब सब बार बार आके रिपोर्ट ले रहे थे, सर्वे कर रहे थे रास्तों का। और हमारे यहाँ मेहमान अंजुमनें भी आती हैं 3-4, बहुत सारे लोग भी रहते हैं आने वाले, तो उनका भी पूछ रहे थे किसी को कहीं पास की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। या जैसे आज दिन में भीड़ के वक्त बस आई तो खुद जो है उन लोगों ने खड़े होकर बस को पार कराया और जो है पूरी तरह से यहाँ तक पहुँचवाया। तो हर तरह का सहयोग है, चाहे वो प्रशासन हो या फिर यहाँ के लोग हों, क्योंकि आज का नहीं, इमामबाड़ा 350 साल पुराना है। तो मानी सी बात है कि यहाँ पे नस्ल दर नस्ल हम लोग रहते चले आ रहे हैं और किसी भी तरह की कोई बात नहीं रहती है, बल्कि सहयोग ही रहता है। ये जुलूस कब से उठाया जा रहा है? ये तो अब 350 साल पुराना इमामबाड़ा है, 1400 साल से जो है चेहलुम हो रहा है। तो मानी सी बात है कि सैकड़ों साल से कम का तो नहीं है ये जुलूस। आज इस प्रोग्राम में कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, सबसे जलालपुर से सबसे जो है दूर से लोग जो आए हैं अंजुमन के तौर पे, वो जलालपुर से हैं, जिसके साहिब ब्याज डॉक्टर आफ्ताब रज़ा साहब, डिप्टी सीएमओ देवरिया, वो भी शिरकत करने के लिए आए हैं। बाकी फैज़ाबाद तो घर की तरह है हमारे, फैज़ाबाद के भी तमाम लोग हैं, हमारे भाई सभी फैज़ाबाद ही के हैं, आप देख रहे हैं, जो पूरी तरह से अपने घर का प्रोग्राम समझ के
यहाँ पर आते हैं, शिरकत करते हैं और साथ साथ सहयोग से पूरा प्रोग्राम करते हैं। कितनी अंजुमन इसमें हिस्सा ले रही है? इसमें अंजुमन काफ़ी है, नौहे खानों में तो दिल्ली तक से आए हैं, मगर अंजुमनें मुख्य रूप से 3 अंजुमनें हैं। अंजुमन सज्जादिया नकपुर जलालपुर, अंजुमन हैदरिया खुर्द महल फैज़ाबाद और अंजुमन आबिदिया इमामबाड़ा फैज़ाबाद। ये जुलूस किस जगह से उठ के कहाँ पे जा रहा है? ये यहाँ से इमामबाड़े से निकला है। हम लोग इस वक्त सैयदवाड़े में, बड़े इमामबाड़े में खड़े हैं। यहाँ से निकल के ये गया है और गोला बाज़ार चौराहे होते हुए गोला घाट पे पहुँचेगा। गोला घाट पे पहुँच के इख्तिताम पजीर होगा। उसके बाद सरयू जी में हम लोग ताज़िए को, मुहर्रम का भी ताज़िया और चेलुम का भी ताज़िया प्रवाहित करते हैं। नदी में ताज़िए को प्रवाहित किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा सैयद रज़ा हैदर काशिफ फैज़ावी रामनगरी जी। यहाँ पे आज चेलू में किस तरह का माहौल है? बहुत सुकून का माहौल है और बहुत ही हम लोग कदीमी जो मतलब यानी पुराने दिनों से सब करते चले आ रहे हैं और यहाँ हम लोगों को सब लोगों का सहयोग रहता है, चाहे प्रशासन हो और जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं रहती और बहुत सुकून से हमेशा हर साल हम लोग ऐसे करते चलते। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हम लोगों ने इस तरीके से अरेंज किया था किसी न किसी सूरत से। इसमें थोड़ा सा दिक्कतें थी लेकिन बहरहाल ज़माने में भी इसको अरेंज किया। चेलू के जुलूस में आज कहाँ से लोग आए हैं शिरकत के लिए? इसमें तमाम आसपास के ज़िलों के भी लोग शरीक होते हैं और कुछ बाहर के भी और भी बाहर विदेशी लोग भी रहते हैं हमारे वहाँ जो इसमें शिरकत करते हैं। कितनी अंजुमनें हिस्सा ले रही हैं? इसमें 3 अंजुमनें आई हैं, 2 फैज़ाबाद की हैं और 1 अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर कौन सी? अंजुमन ये अंजुमन सज्जादिया है जो जलालपुर एक कस्बा है वहाँ से आई है और बाकी अंजुमन हमारे शहर की फैज़ाबाद की है। अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा किस तरह की है? बहुत ही उम्दा सुरक्षा है। सुरक्षा की वैसे भी हम लोगों को यहाँ कोई ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन सुरक्षा के जो प्रशासन करता है बहरहाल वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन बहरहाल हम लोगों को यहाँ कोई सुरक्षा की कोई ज़रूरत कभी नहीं पड़ी और हमेशा बहुत पुरसुकून माहौल में इस काम को हम लोग करते हैं। जो प्रशासन के जो इंतजाम हैं उससे आप संतुष्ट हैं? जी जी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैफ अब्बास। कैफ अब्बास। ये जुलूस उठ रहा है किसी अंजुमन के तहत या किसके बैनर पे? ये यहाँ की एक जो लोकल कमेटी है उसका नाम है अंजुमन तरक्की अज़ा और वही उसके अंतर्गत ये जुलूस इसी को अरेंज करते हैं। जुलूस कहाँ जाएगा? ये गोला घाट पर जो है जाकर समाप्त होगा। क्या बजे खत्म होगा? लगभग 1 घंटा, अभी ये लगभग 3:30-4 बजे तक समाप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।